Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. A very good morning to all empowered and strongest women and men out there. So, friends, today we are going to start our journey of learnings on women's studies, which is paper 2 in NTA UGC NET. So, here I will cover each and every topic of all the 10 units of the syllabus. So, today we will start from our very first unit, Introduction to Women's Studies, and our topic is Key Concept in Gender Studies. So, let's get started. Before knowing the concept of gender studies, at first we have to understand the meaning of gender studies. So, our gender studies is an interdisciplinary academic field. तो हम समझेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी होता क्या है. जिस तरह से जेंडर स्टडीज़ एक डिसिप्लिन है, ठीक उसी तरह से सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ये भी डिफरेंट काइंड के डिसिप्लिन्स हैं. डिफरेंट थिंकर्स के थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स के स्टडीज़ हैं, नॉलेज हैं, आइडियाज़ हैं. सो ये सारे भी एक एक डिसिप्लिन के अंदर आते हैं. तो जब दो से ज़्यादा डिसिप्लिन इकट्ठे आकर काम करने में लग जाते हैं, तब उसको इंटरडिसिप्लिनरी बोला जाता है. सो हमारा जेंडर स्टडीज़ भी एक इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है, जहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन्स इकट्ठे आकर जेंडर के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जेंडर का कंस्ट्रक्शन होता है, जेंडर का आइडेंटिटी क्रिएट होता है और जेंडर खुद को किस तरह से एक सोसाइटी में रिप्रेजेंट करता है. इंटरडिसिप्लिनरी होने के साथ साथ जेंडर स्टडीज़ इंटरसेक्शनल भी है, क्योंकि जो हमारे सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि रेस, एथनिसिटी, क्लास, एज, डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी, नेशन, रिलीजन, ये सब के आधार पर किस तरह से वहाँ पे जेंडर का रोल क्रिएट होता है, वहाँ पे किस तरह से जेंडर आइडेंटिटी होता है, किस तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ पर, वो सारे चीज़ों को ये छानबीन करता है और किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उसको भी ये स्टडी करता है. और साथ ही साथ ये जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं साइमल्टेनियसली, ये उसको भी बहुत अच्छी तरह से स्टडी करता है. सो our World Health Organization also given a brief definition of the gender studies or the gender, that ये जो हमारा gender है ये socially constructed है, ये culturally constructed है. यानी कि जो सोसाइटी रोल्स, बिहेवियर, एक्टिविटीज़ और एट्रीब्यूट सेट करता है एक मैन और एक वुमेन के लिए, हम उसी के आधार पे जेंडर को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो ये जो पूर्व निर्धारित सीमा रेखा हैं एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए, तो उसी के नज़रिए से ही दुनिया एक पुरुष को और एक महिला को डिफरेंट जेंडर के हिसाब से देख पाती है. Now we will see that which fields and which concepts are included in our gender studies. So here we can see that women studies, men studies, queer studies, and sometimes it is also offered together with the study of sexuality. So जैसे कि हमने ये पढ़ा था पहले से ही कि हमारा जो जेंडर स्टडीज़ है ये इंटरडिसिप्लिनरी है, तो अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जो कि जेंडर स्टडीज़ के साथ इंक्लूडेड हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिटरेचर, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सिनेमा, मीडिया स्टडीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉ एंड गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन्स, ये सारे डिसिप्लिन्स जेंडर स्टडीज़ के फील्ड में इंक्लूड होते हैं. साथ ही हमने ये देखा था कि जो हमारा जेंडर स्टडीज़ है ये इंटरसेक्शनल है, क्योंकि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उसमें जो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर हैं, उन लोगों का सिचुएशन कैसा है,
वो लोग क्या क्या एडवांटेजेस फेस करते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं, और जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ को रिलेट करके कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं और किस जेंडर के ऊपर कितना इफ़ेक्ट डालते हैं, ये उसको स्टडी करने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी हमें देता है। जो रिलेशनशिप है सेक्स और जेंडर के बीच, ये उसको अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करता है। और जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ क्रिएट करता है जेंडर इंटरनली और एक्सटर्नली, ये उसको एक्सप्लोर करने में हमें मदद करता है। और हमारे जो कल्चर और हिस्ट्री में जेंडर वैल्यूज़ जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया गया है, ये उसको भी इन्वेस्टिगेट करने में हमें मदद करता है। और जो सेक्सिज़म है, ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में, उसको एलिमिनेट करने के लिए भी ये हमें फ्रेमवर्क देता है। और साथ ही साथ किस तरह से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ही जेंडर सोशलाइजेशन सिखाते हैं, ये उसको भी समझने में हमें मदद करता है। Now we will discuss the critical concepts which are included in our gender studies. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैट्रियार्की, पैट्रियार्की एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी है जो कि जेंडर स्टडीज़ के कंसेप्ट में आते हैं। सो पैट्रियार्की क्या है हम वो समझेंगे। पैट्रियार्की एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहाँ पे कि जो मेल मेंबर होते हैं फैमिली के, उनके हाथों में सारा पावर, सारा अथॉरिटी होता है। वो सेंट्रल लीडरशिप रोल प्ले करते हैं और घर के सारे वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है। एंड ये उनको रूलर बनाता है, उनको प्रिविलेज सिचुएशन देता है। और जो मैट्रियार्की है उसमें जो वुमेन होते हैं, जो मदर्स होते हैं, वो सेंट्रल रोल प्ले करते हैं घर में और उनके हाथों में सारा का सारा पावर होता है, लीडरशिप होता है, मोरल अथॉरिटी होता है और सारे लोगों के ऊपर अपना अधिकार होता है। एंड तीसरा जो हमारा इगैलिटेरियन सोसाइटी है, वहाँ पे इक्वल रोल्स एंड सोशल स्टेटस प्ले करते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग। ना ही वहाँ पे मेल सुपीरियर होता है और ना ही वहाँ पे फीमेल सुपीरियर होती हैं। वहाँ पे मेल फीमेल दोनों सेम स्टेटस में रहते हैं। उसको हम इगैलिटेरियन सोसाइटी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है पैट्रिलोकैलिटी, मैट्रिलोकैलिटी एंड नियोलोकैलिटी। सो जो हमारा पैट्रिलोकैलिटी है, वहाँ पे जो मैरिड कपल्स होते हैं वो मेल के फैमिली में या फिर उनके फैमिली के पास में रहते हैं। और जिस सोसाइटी में मैट्रिलोकैलिटी प्रैक्टिस होता है, वहाँ पे मैरिड कपल फीमेल के फैमिली में या फिर उनके फैमिली के पास रहते हैं। पर जो नियो लोकैलिटी होता है, वहाँ पे मैरिड कपल अपने पेरेंट्स से दूर इंडिपेंडेंटली रहते हैं। सो ये जो काइंड के सोशल सेटअप्स हैं, ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं जो हमारे सोसाइटी में जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर है, या फिर हम फैमिली के ऊपर कंट्रोल देख लें या फिर हमारी सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल देख लें, ये उसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मैट्रिलिनी एंड पैट्रिलिनी। सो जो हमारा मैट्रिलिनी सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो टाइटल है, जो प्रॉपर्टी है, वो जो हेड होते हैं मैट्रिलिनी सिस्टम में, यानी कि एक वुमेन होती है, उनके थ्रू पास करता है। यानी कि अभी अगर माँ घर के टाइटल होल्डर हैं, प्रॉपर्टी होल्डर हैं, तो नेक्स्ट उनकी बेटी प्रॉपर्टी यानी कि टाइटल होल्डर होंगी। और जो पैट्रिलिनी सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, जो किनशिप होता है वो इनहेरिटेंस मैन के थ्रू से एक मैन के पास जाता है, यानी कि पिता के थ्रू से एक बेटे तक जाता है। आवर लास्ट कंसेप्ट इज़ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। सो गाइज, ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी हद तक जेंडर आइडेंटिटी, पावर रिलेशनशिप्स एंड सोशल प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो मेल और फीमेल सेक्स हैं, ये जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है, ये दोनों को डिवाइड करती है डिफरेंट जेंडर में।
यानी कि हमारी सोसाइटी में ऐसे कुछ रूल्स हैं, ऐसे बिहेवियर्स हैं, ऐसे नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं जो कि एक महिला करेंगी। ऐसे रूल्स हैं, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ हैं जो कि बस एक पुरुष करेंगे। तो ये माइंडसेट हमारे सोसाइटी में प्री डिटरमाइंड वैल्यूज़ होके रह चुके हैं। यानी कि जब एक लड़की ज़ोरों से अगर हंसती है, ज़ोरों से अगर चलती है, तो उसको बोलते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते, लड़कियां धीरे धीरे हंसती हैं, धीरे धीरे बोलती हैं, धीरे धीरे चलती हैं, आप ऐसे मत करो, ये काम आपके लिए है, आप वो नहीं कर सकते क्योंकि वो लड़कों का काम है। तो इस तरह से डेफिनेशन दिया गया है हमारे सोसाइटी में कि गर्ल कैन डू ओनली दीज थिंग्स एंड बॉयज़ कैन डू दीज थिंग्स। So these just create the gender norms and the values in our patriarchal culture, and absolutely ये जो masculine and feminine attributes create करवाया जाता है society के तरफ से, एक barrier create करवाया जाता है कि you should not cross this line because this is not feminine, you should not cross this line because this is not masculine. Right, so in this way we treat our boys and girls to do and behave. So वो उसी तरह से सीखते हैं और उनका जेंडर उसी तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो हमारा पैट्रियार्कल डोमिनेंस है, ये जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, इसमें उसको बढ़ावा देने में एक चिंगारी की तरह काम करती है। और ये सोसाइटी में उसका प्रिविलेज, उसका जो जड़ है, उसको पूरा मजबूती से फैलाने में कामयाब होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम जानेंगे जेंडर का, जहाँ पे कि सेक्सुअल आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर डिवीज़न किया गया है। सो गाइस, जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है उसमें एक इंसान को हम किस तरह से जेंडर बाइनरी के मदद से मेल या फिर फीमेल बोलकर आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में जानने को मिलता है। सो जो सिस जेंडर होते हैं उनको हम उनके बर्थ टाइम में ही मेल या फिर फीमेल हैं बोल के आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको हम उनके बर्थ टाइम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और जो ई जेंडर होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना ही एज अ मेल और ना ही एज अ फीमेल। एंड जो बाई जेंडर होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं बोथ एज मेल एंड फीमेल। सो नाउ वी विल सी आवर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो होमोसेक्सुअल लोग हैं उनका सेम सेक्सुअल आइडेंटिटी के तरफ ही सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, यानी कि एक लड़की की लड़की के तरफ, एक लड़के का लड़के के तरफ। जो हेटेरोसेक्सुअल होते हैं उनका अपने ऑपोजिट सेक्सुअल आइडेंटिटी की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। जो एसेक्सुअल होता है उनका ना ही मेल और ना ही फीमेल के तरफ अट्रैक्शंस होते हैं। और जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनका बोथ फीमेल और मेल के लिए अट्रैक्शंस होते हैं। और जो पैनसेक्सुअल्स होते हैं, दोज पीपल हैव सेक्सुअल अट्रैक्शंस बियॉन्ड द जेंडर फ्रेमवर्क। तो अब हम करते हैं हमारे इस लर्निंग को दी एंड फटाफट से इसके नोट्स बनाकर इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट लर्निंग वीडियो।